हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल बाय स्टोरीवर्स पर। और आप सब सुन रहे हैं डिमोनिक स्वॉर्ड का सीजन 2, यानी हाँ, मैं नया एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। हमारे इस वीडियो में 18+ मोमेंट जैसे लड़ाई झगड़ा मारकाट खून खराबा और रोमांटिक सीन्स भी पाए जा सकते हैं, तो प्लीज अपने मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही देखना। अगर ये स्टोरी और सुननी हो तो हमारे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कुछ कमेंट्स भी कर देना। अगर नहीं लगे तो बताना कमी क्या है। तो चलो स्टोरी करते हैं स्टार्ट। देखते देखते एक के बाद एक दिन बीतने लगते हैं और अब तक नकुल की यात्रा नीरस हो चुकी थी। वो अपना ज्यादातर टाइम जागते हुए ट्रेनिंग करने के अंदर लगाता था, जबकि बाकी का बचा हुआ टाइम वो दोपहर के समय इबॉन रेस्ट शहर की ओर यात्रा करने में बिता देता था। हालांकि नकुल को ऐसी लाइफ पसंद भी थी, क्योंकि उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और उस परिवार के चंगुल से भाग निकलने की वजह से उसे किसी बेड़ी से आजाद होने जैसा लग रहा था। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि इतने सालों तक वो कैदी बना रहा था किसी जगह पर, और अब वो बेड़ियां टूट चुकी है और वो उस कैद से बाहर निकल चुका है। अगर उसकी एकमात्र कोई समस्या थी और उसे किसी चीज की चिंता थी तो वो था उसका पेट, क्योंकि नकुल सिर्फ दिन के उजाले में ट्रैवल किया करता था, वो भी दोपहर के अंदर। इसीलिए उसके डार्क एलिमेंट वाले रैंक 3 के जानवर से टकराने की संभावना बहुत ही कम हो जाती थी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पर कोई जादू जानवरों की कमी थी। इस समय नकुल एक पेड़ की डाल पर खड़ा था। वह नीचे चल रही लड़ाई को देखते हुए धीरे धीरे खाना खा रहा था। 2 पीक रैंक 3 के जानवर जमीन पर मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। शायद वो तय कर रहे थे कि ये एरिया किसका होगा और इस एरिया का राजा कौन होगा। नकुल के लिए ये सब उसके लिए हो रहे किसी एंटरटेनमेंट जैसे टीवी शो के जैसा था। वहीं नीचे एक काले भालू जैसा जानवर जिसका नाम नकुल नहीं जानता था, जबकि दूसरा थंडरवुल्फ एक दूसरे से लड़ाई करते जा रहे थे। भेड़िया अपनी गति और लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करके लगातार दुश्मन को चोट पहुंचाता जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर खड़े उस काले से भालू की जीवन शक्ति भी अपार लग रही थी, जिसके साथ देखते देखते वो उन सारे के सारे बिजली के झटकों को अपने शरीर पर झेलने लगता है। यह भालू बड़ा ही खतरनाक लगता है। शायद ये अर्थ एलिमेंट का है और अर्थ एलिमेंट के जादुई जानवर का बचाव बहुत ही अद्भुत होने वाला होता है। अगर उसने भेड़िए को एक बार भी पकड़ लिया ना तो खेल खल्लास। नकुल खाना खाते खाते यही बोल ही रहा था कि तभी नकुल के सामने वही होने लगता है। एक तरीके से नकुल की काली जुबान यहाँ पर काम कर गई थी। थंडरवुल्फ देखते देखते भालू के करीब जाता है और अचानक उसकी ओर कूद जाता है, लेकिन तभी भालू भेड़िए को एक जोर का घुमा के मुक्का मारता है और इसी के साथ भेड़िया वहीं जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी इस बार भालू उसके ऊपर जोर से छलांग लगाता है और इस बार उस भेड़ी का कीमा पकौड़ा बन जाता है। बेचारा, इसकी तो हड्डियों का सूरमा बन गया होगा। एक भेड़िया होकर तू अकेला घूम रहा था, क्या गुंडा बनेगा रे तू। भेड़िए जैसे जादुई जानवर वैसे ही झुंड के अंदर घूमते हैं, जिसकी वजह से वो अपने से ज्यादा ताकतवर जादुई जानवरों को भी हरा पाते हैं। लेकिन एक तो भेड़िया भाई साहब तुम थे अकेले, ऊपर से तुम भिड़े भी तो किसके साथ, इस काले भालू के साथ। ये एक अकेला जादुई जानवर ही तुम्हारे पूरे झुंड के खिलाफ टिक सकता है और तू यहाँ पर इससे अकेला भिड़ने चला आया। नकुल अपना सर हिलाते हुए भेड़िए के लिए दुख जाता है और फिर वहां से उठने लगता है। नकुल का खाना अब तक कंप्लीट हो चुका था और वो फिर से अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। देखते देखते और भी दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब भी डार्क एलिमेंट का कोई भी जादुई जानवर उसे दिखाई नहीं दिया था। और अब तो वो एबन रेस्ट शहर के एकदम करीब पहुंच चुका था। उसको यहाँ दूर से ही एक पहाड़ की आकृति दिखाई दे रही थी। वो है शेफ्लॉन माउंटेन। शायद मैं 2 हफ्तों तक लगातार तेज भागने में जरूरत से ज्यादा ही सतर्क रहा हूँ। अब भी 1 महीना नहीं बीता है, लेकिन फिर भी मैं पहले ही यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। नकुल के द्वारा किए गए बलवान हवेली के लोगों के उस नरसंहार के बाद नकुल इतनी जल्दी ह्यूमन सिविलाइजेशन में वापस नहीं जाना चाहता था। शायद से मुझे अपनी गति और भी धीमी कर देनी चाहिए। मैं जरूरत से ज्यादा टाइम तक खुले में रहना भी नहीं चाहता। उसे पता था कि वो बाकी लोगों के बीच जितना ज्यादा टाइम बिताएगा उतना ही अधिक संभावना होगी कि उसे कोई न कोई पहचान ले। आखिरकार उस अलग डायमेंशन की घटनाएं फिलहाल की थी और इसीलिए छिपना अभी के लिए बहुत ही बेहतर था। मुझे रात के दौरान खोजबीन करने की जरूरत है। मेरी ताकत वैसे भी आसिया के लिए बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, यानी एक तरीके से आसिया अब मेरे लिए एक साइड किक जैसा है। नकुल ऐसा इसीलिए कह रहा था क्योंकि लीना के साथ हुई लड़ाई के दौरान भी आसिया का एकमात्र उपयोग लीना को कुछ देर तक उलझाने और नकुल को कुछ एक्स्ट्रा टाइम बाय करवाने के लिए था। और नकुल मन ही मन फिर से सोचने लगता है, अकेडमी में कल्टीवेटर्स या तो बहुत ही ज्यादा अमीर होंगे या फिर बहुत ही ज्यादा काबिल, और इसीलिए मैं बिना तैयारी के वहां पर बिल्कुल नहीं जा सकता। और इसी के साथ नकुल ने रातों रात अपनी खोज स्टार्ट कर दी थी। उसने सबसे अंधेरे पहर के दौरान अपना मेडिटेशन रोका और फिर देखते देखते अपने आसपास के एटमॉस्फेयर का पता लगाया। रात के दौरान कई अलग अलग जादुई जानवर शिकार करते थे,
और इसी वजह से रात को जंगल का एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग हो जाता था। उल्लू, सांप, मकड़ी, लगातार रात के जानवर इधर उधर शिकार की तलाश में भागते जा रहे थे। नकुल इन्हीं में शामिल था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जिससे उसे और भी साफ दिखाई देने लगा था। नकुल को अभी महसूस हो रहा था कि उसके सेंसेस अब और भी अधिक शार्प हो चुके हैं। शायद डार्क एलिमेंट की रैंक 2 की डार्क वॉर्टेक्स टेक्निक आने के बाद से मेरे अंदर डार्क एलिमेंट की प्रचुरता हो गई है, और क्योंकि अब मैं अपने एलिमेंट को भरपूर शुद्ध तरीके से सोख सकता हूँ, इसीलिए मेरा फोकस अब और भी बढ़ चुका है। इन थॉट्स के साथ नकुल पूरी रात लगातार उस जंगल के अंदर इधर उधर देखता रहता है, लेकिन फिर भी वो रात एकदम बेकार जाती है। उसे किसी भी चीज का कोई भी सुराग नहीं मिला था, लेकिन फिर वो ज्यादा परवाह नहीं करता और फिर से अगली रात को अपनी खोज दोहराने लगता है। देखते देखते लगभग 1 सप्ताह इसी तरह बीत जाता है और नकुल को अभी भी अपने लक्ष्य का कोई भी सुराग नहीं मिला था। और आखिर में 7वीं रात को वो अपने आसपास ध्यान देते हुए एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता जा रहा था। वो अपना शिकार रोकने और आराम करने के लिए जगह ढूंढने ही वाला था कि तभी एक अजीब सी आकृति उसके पास से तेज गति से उड़ जाती है। नकुल को पता भी नहीं चला था और इसी वजह से देखते देखते अपना हाथ बढ़ाता है और उस अजीब सी चीज को अपने हाथ के अंदर पकड़ने लगता है। नकुल को ऐसा लग रहा था कि ये कोई चीज नहीं, कोई छोटा सा जानवर है। और फिर देखते देखते नकुल अपने हाथ को पास लेकर आता है और उसे खोलने लगता है। उसके हाथ में एक छोटा चमगादड़ जैसा जादुई जानवर था। उसकी ताकत रैंक 1 के मिड स्टेज की थी, लेकिन फिर नकुल उस चमगादड़ के शरीर से निकलने वाली उस एनर्जी के ऊपर फोकस करता है और देखते देखते नकुल को एक परिचित ऊर्जा महसूस होती है। 1 सेकेंड, डार्क एलिमेंट। वो चमगादड़ अब भी उसकी पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करता जा रहा था, लेकिन नकुल बस उसे घूरता ही जा रहा था। और इसी वजह से देखते देखते नकुल अपना हाथ खोल देता है और इसी के साथ वो चमगादड़ वहां से तुरंत उड़ जाता है। नकुल ने उस चमगादड़ पर दया करके उसको नहीं छोड़ा था। नकुल लगातार उस उड़ते चमगादड़ का पीछा करता जा रहा था और आखिर में वो चमगादड़ देखते देखते नकुल की दोनों आंखों के सामने जमीन के एक छोटे से छेद के अंदर घुस जाता है। नकुल देखते देखते उस छेद के पास पहुंचता है और फिर उसकी स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाने के लिए अपनी मेंटल एनर्जी उस होल के अंदर भेजने लगता है। वो छोटा सा छेद एक अंडरग्राउंड गुफा की ओर ले जाता हुआ प्रतीत हो रहा था और इसी के साथ नकुल अपनी मेंटल एनर्जी का पीछा करते हुए उस गुफा के एंट्रेंस गेट तक पहुंच जाता है। नकुल को इस टाइम उस अंडरग्राउंड गुफा के अंदर बहुत सी लाइफ फोर्सेस घूमती हुई महसूस हो रही थी। यस, आखिरकार मुझे कुछ मिल ही गया। नकुल अधिक जानकारी जुटाने के लिए उस पूरे दिन प्रवेश द्वार के पास आराम करने का फैसला लेता है। दिन के दौरान उस अंडरग्राउंड गुफा का वो एंट्रेंस गेट एकदम शांत रहता था, चाहे उसके ऊपर से कोई भी जादुई जानवर या कोई भी निकले। लेकिन रात में कुछ चमगादड़ उससे बाहर निकलते थे और छोटे शिकार लेकर वापस आ जाते। जब नकुल ने एक रैंक 2 के चमगादड़ को दूसरे रैंक 2 के जादुई जानवर को वापस लाते देखा तो उसे अच्छे से समझ आ गया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये लोग अपने लीडर के लिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर रहे हैं। वो अनजाने में मुस्कुराता है और फिर दिन के उजाले में गुफा में प्रवेश करने की तैयारी करता है। उसने अनुमान लगाया था कि इस तरह के जानवर उस टाइम के अंदर आराम करते हैं और इसीलिए गुफा की खोज करने का ये सबसे अच्छा टाइम था। देखते देखते अब दोपहर भी हो जाती है और नकुल सीधे उस एंट्रेंस गेट के अंदर छलांग लगा देता है। लेकिन जमीन छूने से पहले नकुल लगभग 3 मीटर तक लगातार गिरा था, जिसके बाद देखते देखते नकुल के सामने एक लंबा गलियारा प्रकट होता है। नकुल उस पर चलता जा रहा था, लेकिन तभी उसके आसपास बाकी के छेद भी उसे दिखाई देने लगते हैं। ये छेद सारे के सारे सतह की ओर जा रहे थे। एक तरीके से ये वैसे ही बिल थे जैसे में वो रैंक 1 का चमगादड़ नकुल के हाथ से छूटकर घुसा था। चमगादड़ों की जो संख्या मैंने देखी थी, शायद वो झुंड का सिर्फ एक ही हिस्सा था। चलो ये तो अच्छा ही हुआ कि वो इतने सारे हैं। इसका मतलब वहाँ पर कोई ना कोई रैंक 3 का जानवर तो पक्का ही होगा। और यही सब सोचते सोचते नकुल कुछ दूर और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे अपने सामने जीवित प्राणियों का पहला झुंड दिखाई देता है। ये ज्यादातर चमगादड़ जैसे दिखने वाले जादुई जानवर थे, लेकिन इनमें से कुछ मकड़ी और कुछ और बाकी के जीवों जैसे भी थे। लेकिन उन चमगादड़ों के अलावा जो भी जानवर यहाँ पर थे उनकी रैंक काफी कम थी। और इससे एक बात तो साफ हो जाती थी कि उन चमगादड़ों का इस अंडरग्राउंड गुफा के ऊपर पूरी तरीके से राज था। और फिर देखते देखते नकुल गुफा के उस सेंटर पॉइंट तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा कमरा खुल चुका था। इस कमरे की जमीन तो खाली थी, लेकिन छत पर सैकड़ों चमगादड़ जैसे जादुई जानवर अपने निचले पंजों के सहारे उल्टा लटके सो रहे थे। जिनके बीचों बीच 3 बड़ी आकृतियां दिखाई दे रही थी। इनके पंखों के 2-2 जोड़े थे और इन 3 चमगादड़ों में से भी एक चमगादड़ बाकी 2 चमगादड़ों से बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था। वहीं नकुल इन लोगों को देखकर अपनी मुस्कान अब रोक नहीं पा रहा था। यस, मिल गए। जिसके बाद नकुल ने देखते देखते उस गलियारे के अंदर ही एक गड्ढा खोद लिया था। नकुल ने इस गड्ढे को इतना गहरा खोदा था कि वो इसके अंदर आराम से उठ बैठ और सो सके।
उसका यहाँ से जल्दी जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने एक गड्ढा इसी तरह बनाया था कि वो इसमें आराम से रह सके। जिसके बाद देखते देखते नकुल उसी गड्ढे के अंदर बैठकर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर अपनी ट्रेनिंग करने के बाद नकुल फिर से अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखने लगता है। वो अंधेरे में किसी न किसी चमगादड़ के गुजरने का इंतजार कर रहा था। यहाँ नकुल को इंतजार करते करते पूरी की पूरी रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो चमगादड़ वहां से नहीं निकल रहे थे। लेकिन तभी उन तीनों चमगादड़ों में से वो बड़ा वाला चमगादड़ जोर से चिल्लाकर उनको एक ऑर्डर देता है और देखते देखते वहाँ उल्टे लटके सैकड़ों चमगादड़ जो कि रैंक 1 और रैंक 2 के थे, वो देखते देखते उस सेंट्रल एरिया को छोड़कर वापस सतह की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक रैंक 2 के चमगादड़ को अपने आसपास कुछ अजीब हरकत महसूस होती है और वो अभी खतरे का एहसास करके यहाँ से भागने वाला था, लेकिन उसे इसका मौका भी नहीं मिलता क्योंकि नकुल ने उस चमगादड़ के पूरे शरीर को जोर से पकड़ लिया था और देखते देखते उस चमगादड़ को अपना शरीर और भी बिचीजता महसूस होता है और नकुल उसे उसी गड्ढे के अंदर पटक देता है। वो चमगादड़ अभी चिल्लाने वाला था कि नकुल सीधा उसके सीने पर वार कर देता है और इसी के साथ उस चमगादड़ की मौके पर ही मौत हो जाती है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं चला था कि खतरा कब उसके पास आया और कब उसे मार कर चला गया। वहीं दूसरी ओर उन चमगादड़ों को भी पता नहीं चला था कि उनके ग्रुप में से एक मेंबर गायब है। लेकिन इसी टाइम नकुल गड्ढे में मौजूद उस मरे हुए चमगादड़ को ध्यान से देख रहा था। उसके शरीर के हर एक डिटेल्स को बहुत ही बारीकी से देख रहा था और फिर देखते देखते नकुल अपने हाथ में वो आसिया की डायरी लेकर आता है। ये वही आसिया परिवार की डायरी थी जो कि नकुल का पहला स्पेल बनी थी और इसी की यानी नकुल के बीस्ट आसिया की वजह से ही वो स्नैक वैली से बाहर निकलने में कामयाब हो पाया था। और देखते देखते नकुल उस डायरी को खोलने लगता है। वहाँ उस डायरी में बहुत से अलग अलग डायग्राम्स थे, लेकिन नकुल इस समय उस चमगादड़ से सबसे ज्यादा मैच करने वाला डायग्राम ढूंढता जा रहा था। और फिर एक पेज मिलने के बाद नकुल देखते देखते उस चमगादड़ की आकृति जमीन पर बनाने लगता है और फिर उसको उस स्केच से मिलाने लगता है। नकुल उस स्केच के अंदर कुछ पॉइंट्स और उस आकृति के अंदर भी कुछ पॉइंट्स जोड़ता जा रहा था। एक तरीके से नकुल उसका मिक्स डायग्राम जमीन पर बनाता जा रहा था और देखते देखते वो पूरी रात बीत जाती है, लेकिन नकुल उस चित्र को बनाना जारी रखता है और फिर देखते देखते सुबह होने लगती है, जिसके साथ ही वो ग्रुप जो कि चमगादड़ों का बाहर खाना ढूंढने के लिए गया था वो वापस आ जाता है। इसे देखकर नकुल धीरे से उस गड्ढे से बाहर निकलता है और जब उसे दिखाई देता है कि वो सारे के सारे चमगादड़ फिर से छत के ऊपर उल्टे लटके पड़े हैं, तो नकुल को एक चीज तो श्योर हो जाती है कि दिन के अंदर कोई भी काम नहीं करते। इसीलिए नकुल उस गड्ढे से पूरी तरीके से बाहर आकर उनके ग्रुप के बीचों बीच उस बड़े से चमगादड़ को देखने लगता है। नकुल उसका चित्र देखते देखते जमीन पर बनाने लगता है। नकुल उसका कंपैरिजन रैंक 2 के उस चमगादड़ से कर रहा था। वो इस चमगादड़ को बेहतर तरीके से पहचानना चाहता था और देखते देखते वहां पर रात होने लगती है, लेकिन अब भी नकुल उसी चित्र को बनाए जा रहा था। जिसके बाद जब रात पूरी तरीके से हो जाती है और वो चमगादड़ जागने वाले होते हैं, नकुल फिर से उस गड्ढे के अंदर छिप जाता है। नकुल इन सब चीजों के अंदर लगभग 7 दिन गवा देता है। अब तक नकुल को अच्छे से उस चमगादड़ की आकृति का अभ्यास हो चुका था, लेकिन इन्हीं 7 दिनों के अंदर पेट बीस्ट बनाने के लिए जरूरी चीजों को भी वो अच्छे से ढूंढता जा रहा था। नकुल जितना जल्द से जल्द हो सके इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देना चाहता था और देखते देखते 8वें दिन नकुल अब पूरी तरीके से रेडी था। उस रात वो उन चमगादड़ों के झुंड को बाहर जाने का इंतजार करता है और जैसे ही वो सारे के सारे बाहर शिकार ढूंढने के लिए चले जाते हैं, नकुल भी अपने गड्ढे से बाहर आ जाता है और देखते ही देखते उसके दोनों हाथों के अंदर चांदी की 2 तलवारें दिखाई देने लगती है। इस टाइम नकुल के सीने पर कुछ भी नहीं था, एक तरीके से वो शर्टलेस था और उसके सीने पर एक सांप की आकृति यानी एक टैटू लगातार घूमता ही जा रहा था। वहीं उस अंडरग्राउंड गुफा के अंदर बड़े से कमरे की छत पर दर्जनों रैंक 2 के चमगादड़ अब भी अपने ग्रुप के 3 बड़े लीडर्स के चारों ओर पहरा देते जा रहे थे। नकुल ने अब तक एंट्रेंस पर खड़े ग्रुप को गुस्सा दिला दिया था, जिस वजह से देखते देखते वो उसके ऊपर सोनिक बूम का हमला करते हैं। सोनिक बूम एक ऐसा हमला था जो कि बहुत ही तेज आवाज के साथ किया जाता था। इसकी वजह से लोगों के कान फटने लग जाते थे। नकुल देखते देखते अपने चारों ओर तुरंत आसिया को तैनात कर देता है। एक तरीके से आसिया उसका सुरक्षा कवच बन चुका था और आसिया की बॉडी एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उस कंपन को कम किया जा सकता था, क्योंकि उन चमगादड़ों के सोनिक बूम वाले अटैक आसिया के इथेरियल शरीर को पार नहीं कर सकते थे। वैसे तो नकुल ने इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी ये काम तो कर ही गया था। वहीं उनके सोनिक बूम का कोई भी असर होता ना देख वो सारे के सारे चमगादड़ और भी गुस्से में पागल होने लगते हैं, जिसके साथ ही वो और भी तेजी से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ये सब देखकर नकुल का दिमाग अब खराब होने लगा था और देखते देखते नकुल के आसपास दर्जनों काले रंग के विंड स्लैशेस दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वो विंड स्लैशेस वहां से तेजी से मूव करते हैं और गायब होने के साथ ही उन चमगादड़ों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो विंड स्प्लैशेस वहां से भी गायब हो जाते हैं और देखते देखते उन चमगादड़ों की लाशें एक के बाद एक 2 भागों में कटकर गिरने लगती है और ये सारी की सारी लाशें अभी बारिश की बूंदों से जमीन पर गिर रही थी। लेकिन कुछ चमगादड़ों ने मरने से पहले अपने लीडर्स को चेतावनी जारी कर दी थी, जिस वजह से देखते देखते वो तीनों लीडर्स जो कि अब तक सोए पड़े थे वो जागने लगते हैं
उनकी आंखें खुलने के साथ ही सबसे पहले उनकी नजरों में वो बैंगनी रंग का चमकता हुआ सांप दिखाई दिया था, जिस वजह से वो उसके ऊपर जोर से चीख मारने लगते हैं। ये उनका सोनिक बूम का अटैक था, लेकिन रैंक 3 के 3 जानवरों के एक साथ सोनिक बूम का अटैक यूज करने की वजह से अब आसिया का शरीर भी चटकने लगा था। इस वजह से देखते देखते उन चमगादड़ों के मुंह की कुछ वाइब्रेशंस नकुल से भी टकरा जाती है और उसके कानों से लगातार खून बहने लगता है। हालांकि नकुल को उस हमले की वजह से अपने शरीर पर नुकसान झेलना पड़ा था, लेकिन नकुल फिर भी कहीं से भी गुस्सा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बजाय उसके पूरे के पूरे शरीर में एक खुशी की लहर और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल तैर गई थी। 2 रैंक 3 के अपर टियर और एक पीक स्टेज का जानवर। और इसी के साथ नकुल उस चमगादड़ों की रैंक कंफर्म कर चुका था। वो बड़ा वाला चमगादड़ वही था जिसकी नकुल को जरूरत थी। और देखते देखते नकुल जोर से चिल्लाता है, डेमोनिक फॉर्म। और इसी के साथ नकुल के पेट आसिया का शरीर वापस उसके शरीर के अंदर चला जाता है और एक टैटू बनकर खड़ा हो जाता है। वहीं कुछ देर पहले वो इंसानी लड़का जो कि बेखौफ होकर इधर चला आ रहा था, देखते देखते उसका शरीर चेंज होने लगता है। उसके शरीर के आसपास बहुत ही तेज काला धुआं दिखाई देने लगता है, जो कि धीरे धीरे लिक्विफाई होकर उसके पूरे शरीर पर जमने लगता है। ये लिक्विड धुआं उस लड़के की तलवारों तक को नहीं छोड़ता और देखते देखते उसके ऊपर भी पहुंच जाता है। अब उसके शरीर के साथ उसकी पूरी तलवारें एक आर्मर के अंदर ढक चुकी थी। और इसके बाद तो कुछ देर पहले का वो इंसानी लड़का अब अंधेरे से निकला कोई शैतानी जीव लग रहा था, जो अपने पीछे सब कुछ गला देने वाला धुआं छोड़ता जा रहा था। जिसके साथ ही नकुल अपने हाथ में मौजूद उस तलवार से लगातार विंड स्लैशेस छोड़ने लगता है। और इन डार्क विंड स्लैशेस के अंदर वो धुआं भी मौजूद था, जो कि सब कुछ गला सकता था। और देखते देखते ये सारे के सारे स्लैशेस छत पर मौजूद सब जानवरों से जाकर टकराने लगते हैं, जिसके साथ ही उस छत पर बहुत सा काला धुआं फैल जाता है। ये वही कॉरोसिव धुआं था जो कि हर किसी के शरीर को गला सकता था। ऊपर से उस अंडरग्राउंड रूम में कहीं भी हवा के बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। और इसी वजह से वो सारा का सारा चमगादड़ों का ग्रुप बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इसी वजह से उस ग्रुप के सारे सदस्य उस जहरीले बादल से बचने के लिए जमीन पर उतरने को मजबूर हो चुके थे। वहीं नकुल, जिसने सारा का सारा कांड किया था, वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और उड़कर नीचे आए तीनों रैंक 3 के चमगादड़ों के ऊपर झपट पड़ता है। देखते देखते वो सबसे पहले सबसे छोटे वाले चमगादड़ के ऊपर एक चाकू घोंप कर रख देता है। इसी चाकू की मदद से किसी वायरस की तरह वो काला धुआं देखते देखते उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है और 1 सेकंड के अंदर उसके पूरे शरीर को निकल जाता है। इसके साथ ही रैंक 3 के अपर लेवल के एक जानवर को 1 ही सेकंड में मार दिया गया था। और अपने ग्रुप के एक लीडर को मरता देखकर चमगादड़ों का पूरा ग्रुप ही अब पागल हो चुका था और देखते देखते वो वहां से बिखरने लगते हैं। हालांकि उन चमगादड़ों की किस्मत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि नकुल की रफ्तार डिमोनिक फॉर्म के अंदर उन चमगादड़ों से बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। और इसके साथ ही नकुल अभी दूसरे रैंक 3 के चमगादड़ के सर पर था और देखते देखते वो एक जोर का वार करता है और चमगादड़ का सर देखते देखते 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही उस चमगादड़ का ऊपर का शरीर तलवारों से निकले धुएं की वजह से राख में बदल जाता है और वो राख देखते देखते भाप में बदलकर हवा में उड़ जाती है। और ये सब देखकर उन चमगादड़ों के ग्रुप का वो लीडर अच्छे से समझ गया था कि वो यहाँ से भाग तो बिल्कुल नहीं सकता। और इसी के साथ वो नकुल की दिशा के अंदर एक पावरफुल सोनिक बूम भेजने की कोशिश करने लगता है। और यही बात मन में लिए वो चमगादड़ पीछे की ओर मुड़ता है और जोर से चिल्लाने लगता है। वहीं दूसरी ओर धुएं से घिरे उस आर्मर के अंदर खड़ा नकुल अपने शरीर से उस सोनिक बूम को टकराने देता है। देखते देखते उस आर्मर में थोड़ा कंपन तो हुआ था, लेकिन इसके बाद वो आर्मर उस सारे के सारे वाइब्रेशन को अपने अंदर ही सोख कर रख लेता है। नकुल के डेमोनिक फॉर्म वाले आर्मर ने उस सारे के सारे वाइब्रेशन को सोख तो लिया था, लेकिन फिर भी नकुल के इंटरनल ऑर्गन्स को कुछ हद तक डैमेज पहुंच ही गया था। लेकिन ये सब देखकर नकुल ज्यादा इंतजार नहीं करता और देखते देखते वो जोर से एक छलांग लगाता है और सीधा उस चमगादड़ के ऊपर कूद जाता है। वो अपने शरीर के आर्मर से निकलते उस धुएं से चमगादड़ के शरीर को झुलसाना चाहता था और इसी के साथ ये सब स्टार्ट भी हो गया था। देखते देखते वो चमगादड़ जोर जोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे अभी इतना दर्द हो रहा था जितना कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और इसी के साथ देखते देखते वो आसपास की दीवारों से टकराने लगता है, लेकिन नकुल फिर भी उसे नहीं छोड़ता। अब तक उसकी पीठ बहुत हद तक गल चुकी थी, लेकिन ऐसा होने के साथ ही वो काला सा धुआं तुरंत ही पीछे हटने की कोशिश करने लगता है, जिसके साथ ही वो पिशाच जो कि अब तक उस चमगादड़ की पीठ पर लटका हुआ था, वो वहां से गायब हो चुका था और अब फिर से वहां पर एक इंसानी लड़का दिखाई देने लगा था। ये देखकर वो चमगादड़ जोर से पीछे मुड़कर चिल्लाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसकी आवाज अब निकल ही नहीं पा रही थी और ये चमगादड़ के लिए एकदम अजीब चीज थी। और इसके तुरंत बाद उसे अपनी गर्दन में एक तेज चुभन का एहसास होता है। जब उसने नीचे देखा था तो उसकी गर्दन के अंदर एक ब्लेड गहराई तक घुसा हुआ था और इसके बाद तो मानो कटी पतंग की तरह उस दीवार से टकराते हुए जमीन पर क्रैश लैंडिंग करता है और इसी के साथ उस चमगादड़ का शरीर शांत हो जाता है। लेकिन जैसे उस चमगादड़ की जान निकली थी, अचानक उस चमगादड़ का पूरा शरीर कहीं गायब हो जाता है। नकुल ने उसे अपनी खाली स्पेस रिंग में डाल दिया था
और देखते देखते वो उस अंडरग्राउंड गुफा से भाग निकलता है। अब तक वो जमीन पर आ चुका था, लेकिन जमीन पर आने के बाद में भी नकुल बिल्कुल नहीं रुकता और लगातार भागता रहता है। और फिर आखिरकार नकुल जब थकने लगता है तो उसे अपने सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। इस पेड़ के अंदर एक बड़ा सा छेद था जिसके अंदर नकुल आराम से बैठ सकता था, और इस पेड़ का तना भी काफी मोटा था। इस वजह से इसके अंदर इतनी जगह थी कि एक पूरा का पूरा घर ही इसके अंदर रखा जा सके। यह जगह नकुल के लिए एकदम परफेक्ट थी, और देखते देखते नकुल इसके अंदर घुस जाता है, जिसके तुरंत बाद ही नकुल अपनी स्टोरेज रिंग से उस चमगादड़ की लाश बाहर निकाल। नकुल का एक ब्लेड अब भी उस चमगादड़ की लाश के गले के अंदर ही फंसा था, और ये देखकर नकुल उस चमगादड़ के गले के नीचे एक कटोरा रखता है और अपनी तलवार को फट से बाहर निकाल लेता है। उस ब्लेड के निकलने के साथ ही उस चमगादड़ के गले से खून की एक तेज धार लगातार उस कटोरे के अंदर बहती जा रही थी। वहीं नकुल के सामने उसकी स्टोरेज रिंग से अचानक एक बोतल प्रकट होती है, और नकुल सीधे उस पूरी की पूरी बोतल को पी जाता है। लड़ाई के अंदर नकुल की जो मेंटल एनर्जी खर्च हुई थी वो देखते देखते तेजी से बढ़ती जा रही थी, और ये सब सिर्फ उस बोतल का ही कमाल था। जैसा कि एक अमीर घराने की लड़की से उम्मीद थी, लीना की ये दवाइयाँ सचमुच हाई क्वालिटी की है। बस उसे एक बोतल के साथ ही नकुल की सारी मेंटल एनर्जी रिफ्रेश हो गई थी, और इसीलिए नकुल मन ही मन यही सोच रहा था। दूसरी ओर जब कटोरे के अंदर खून की मात्रा पूरे प्रोसेस के लिए आवश्यक मात्रा से दोगुनी हो गई तो नकुल ने चमगादड़ का सीना भी चीर दिया। देखते देखते वो उस जानवर का दिल निकालता है और फिर उसकी लाश के साथ उस दिल को अपनी स्पेस रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। और ये सब करने के बाद नकुल उस कटोरे में रखे खून से अपने ब्रीथिंग मिक्स करने के लिए ध्यान केंद्रित करने लगता है, और इसके लिए वो उसी जमीन पर नीचे बैठ जाता है। और क्योंकि इस बार नकुल डेंटाइन की लिक्विड स्टेज के अंदर था, इसीलिए लास्ट प्रोसेस की तुलना में इस बार बहुत ही कम टाइम लगने वाला था, और देखते देखते सिर्फ आधे दिन के अंदर ही वो खून आवश्यक मानकों तक पहुंच चुका था। अब तक वो खून पूरी तरीके से काला हो चुका था, और उस काले घने तरल को देखकर नकुल और भी मुस्कुराता जा रहा था। और फिर देखते देखते नकुल इसे भी अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख देता है। नकुल इस टाइम एक नया रक्त साथी यानी एक पेट बनाने के लिए बहुत ही उत्सुक था, लेकिन इससे पहले उसे इसके लिए जगह भी बनानी पड़ती, जिसका प्रोसेस नकुल अब जाकर स्टार्ट करने वाला था।